आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। प्रकृति के अनुपम सौंदर्य को अपने आंचल में लपेटे हुए ये धरती कल कल बहती हुई सदा नीरा नदियों की लड़ियों को लपेटे हुए गुनगुना रही है। ठंडी ठंडी हवा के झोंके से उसके हरे हरे पेड़ मस्त होकर झूम रहे हैं। लहलहाते खेतों में अटखेलियां करती हुई सुनहरी फसलों को निहारते हुए किसान अपनी धुन में मगन है। पहाड़ी गीत गाती हुई धूप से लाल चेहरा और हृदय में उल्लास लिए हुए औरतें आपस में हंसी मजाक कर रही हैं। बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ गर्व से अपना सीना ताने खड़े हैं और उन पहाड़ों की गोद में छुपा है एक छोटा सा गांव रुद्रपुर, अपने अंदर एक दर्दनाक कहानी छुपाए हुए। बकरियों के पीछे भागती, आंचल में फूल जमा करती, अपनी हंसी से सन्नाटे में भी संगीत पैदा कर देने वाली रानो इस गांव की रहने वाली एक अल्लड़ सी पहाड़ी लड़की थी। बिल्कुल सफ़ेद बर्फ की तरह, सुंदर सेब की तरह गुलाबी लाल, गुलाब की पंखड़ियों की तरह लाल होंठ, पूरी कांच की तरह चमकती आंखें, कमर से नीचे लहराते काले बाल, ये सारी विशेषताएं उसे अनुपम सौंदर्य की मलिका बनाती थी। लेकिन इन सबसे अलग उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी उसका निश्चल मन, भोली सी मासूम मुस्कान, निष्कर्ष प्रेम की भावना, सबकी मदद करने को हमेशा तैयार। आंधी हो या तूफान, रानो सबके सुख दुख में शामिल रहती। अम्मा, तेरे जोड़ों का दर्द कैसा है? अब आराम मिला या नहीं? अगर आराम ना मिले तो मुझे बता दे, मैं कल ही डॉक्टर के पास जाकर उसकी दवा पटक कर आऊंगी और दूसरी दवा लेकर आऊंगी। रानो की खनखनकती आवाज़ गूंज उठी। अरे नहीं लाडो, ठीक तो है। और अब तो बुढ़ापे के दिन हैं, अब तो भगवान के घर पर ही सारे दुख दर्द दूर होंगे। 65 साल की बूढ़ी अम्मा रानो के सर पर हाथ फेरते हुए बोली। क्या कहा? मरे तुम्हारे दुश्मन? ऐसा आप कभी मत बोलना, नहीं तो मैं रूठ जाऊंगी। हाँ, रानो बिल्कुल बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बोली। अरे मेरी लाडो रानी, तू तो रूठ गई, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं अभी कहाँ जाने वाली हूँ भगवान के घर, अभी तो मैं खूबसूरत हूँ, जवान हूँ। तुझे याद है ना कि तेरे बाबा मेरे लिए कौन सा गाना गाते थे? बता तो ज़रा। अम्मा मुस्कुरा कर बोली। मुझे नहीं मालूम, रानू का गुस्सा नाक पर था। अच्छा मैं ही सुनाती हूँ। अम्मा गाना गाते गाते नाचने लगी और रानू भी हंस पड़ी। अम्मा ने रानू को मुस्कुराते हुए देखकर सुकून की सांस ली। उसे पता था कि उसकी इस नातिन के अंदर कितने गम भरे पड़े हैं, जिन्हें वो अपनी हंसी के अंदर छुपाने का प्रयास कर रही है। वो उसे हमेशा खुश रखने का प्रयास करती रहती है, ताकि उसको कभी भी उस दर्दनाक लम्हे की याद न आए जिसके दर्द से वो पल पल घुट रही है। अरे सांझ हो गई लाडो, और अभी तूने दिया भी नहीं जलाया, बकरी को घास भी नहीं दी, गाय भी अभी दूहनी है। कितने काम पड़े हैं और तू आराम से मेरे साथ गप्पे लड़ा रही है। जाती हूँ अम्मा, जाती हूँ, तो चिंता मत कर, आराम से बैठ, मैं सब काम कर लूँ। सारा काम धाम खत्म करके और अम्मा को दवा देकर रानी अपने बिस्तर पर लेट गई और कुछ ही देर में वो नींद की वादियों में विचरण करने लगी। नहीं नहीं, छोड़ दो, उसे मत मारो, मत मारो उसे, जाने दो, जाने दो, बचाओ, बचाओ, नहीं। लाडो, लाडो, उठ मेरी बच्ची, देख कोई नहीं है यहाँ, देख मैं हूँ तेरी अम्मा। अम्मा उसकी चीखने और हड़बड़ाने की आवाज़ सुनकर दौड़ी चली आई और अब उसे जगा रही थी। अम्मा, अम्मा, फिर से वही सब। अम्मा, मुझे वो काली रात भूल क्यों नहीं जाती अम्मा? रानो पूरी तरह रो दी। लाडो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत कर, अम्मा उसको दिलासा देने लगी। रानो को वो मनहूस रात फिर से याद आ गई। 6 महीने पहले। अरे अरे, कहाँ जा रही है कूदती फांदती जंगल की ओर? बकरियों को चराने कौन ले जाएगा? अम्मा चिल्लाई। आती हूँ अम्मा, बस 2 मिनट में, मेरी प्यारी सी अम्मा, अभी आती हूँ। और रानो दौड़ कर चली गई। इतनी देर कहाँ लगा दी, कहाँ रह गई थी? मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। विकास उससे शिकायत करने लगा। अम्मा को मनाने में देर हो गई बाबूजी, आप नाराज़ मत हो। देखो मैंने आपके लिए अपने हाथों से बाजरे की रोटी और चटनी बनाई है, खा के देखो कैसी है। रानो उसे मनाने लगी। लहसुन की चटनी? अरे वाह, ये हुई ना बात, तू तो सचमुच की रानी है, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं सब पता है तुझे। विकास बोल पड़ा।
विकास एक फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में इस जंगल में काम करने आया था। यहाँ के रास्तों से वो अनजान था। पहले ही दिन अचानक उसकी गाड़ी जंगल के बीच गड्ढे में फंस गई। तब रानी ने ही गांव वालों को बुलाकर उसकी गाड़ी गड्ढे से निकलवाई थी। तब से दोनों में दोस्ती हो गई थी। वो अक्सर उसके लिए घर से कुछ न कुछ बना कर ले जाती और विकास को हक के साथ खिलाती। तो इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती है? मैं तो उंगलियां तक चाट जाता हूँ अपनी, तब भी भूख वैसी ही रहती है, विकास कहता। मुझ जैसे गरीब पहाड़न के घर में घास फूस के अलावा और क्या होगा बाबूजी? आप तो मजाक कर रहे हैं। भला कहाँ आप शहरी बाबू और कहाँ मैं अनपढ़ गवार पहाड़ की रहने वाली। कहाँ शहर का खाना और कहाँ ये साग पत्ते। रानू उदास होकर बोली। सच कहता हूँ रानू, ऐसा खाना शहर वालों को देखने को भी नहीं मिलता। इतना मज़ेदार है कि मैं क्या बताऊँ। इस खाने में पहाड़ की शुद्ध देसी हवा, शुद्ध पानी और तेरे शुद्ध स्नेह की भावना भी मिली है ना, इसीलिए इतना स्वादिष्ट है। रवि ने बाजरे की रोटी तोड़ते हुए कहा। अच्छा बाबूजी, मैं चलती हूँ, मुझे अभी बहुत काम है। बकरियां भी चराने ले जाना है, पत्ते लाना है, अम्मा को दवा देनी है और गाय भी तो दूहनी है। अच्छा बाबूजी, राम राम। रानू जैसे आई थी वैसे ही तूफान की तरह वहां से भाग गई। जंगल में वो गाते गुनगुनाते आगे बढ़ रही थी कि उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना वहम समझा और यूं ही चलती रही। रानू अपने ही धुन में उछलती कूदती अपने घर आ गई। उसके पीछे पीछे कोई और भी आया था पर उसे पता नहीं चला। वो तो अपने सपने में ही खोई हुई थी, जिसमें वो मुंबई में हीरोइन बनने का सपना देखा करती। उसके सपनों में ढेरों नौकर चाकर होते, आगे पीछे घूमते लोग होते, शानदार घर होता और उस घर में रहती वो, उसकी अम्मा, उसकी बकरियां, उसके पड़ोसी, उसकी गायें और उसका खरगोश, और होती ढेर सारी घास, क्योंकि तब उसे बकरियां चराने नहीं जाना पड़ता, घास भी नहीं काटना पड़ता। बस इतनी सी मासूम सी ख्वाहिश थी उसकी। यही उसकी छोटी सी दुनिया थी। आ गई महारानी, सूरज चढ़ पर चढ़ गया है। बकरियां कब जाएंगी जंगल, कब घास लेकर आएगी तू? जब देखो बंदर की तरह उछलती रहती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस लड़की से। अम्मा का रेडियो चालू हो गया और अब वो चालू ही रहता जब तक रानी जंगल नहीं चली जाती। रानू चुपचाप उनकी बातें सुनकर मुस्कुराती रही। उसे पता था कि वह उसे बहुत प्यार करती हैं, बस उसके लिए परेशान रहती हैं। वो बकरियों को और घास काटने के लिए हंसिया लेकर फिर से जंगल की ओर चल दी। जैसे ही वो जंगल के बीच में पहुंची तो उसने देखा कि कुछ लोग विकास से बात कर रहे हैं और विकास गुस्से में लग रहा था। वो लोग किसी बात का उसके ऊपर दबाव बना रहे थे, लेकिन वो मान नहीं रहा था। रानू बहुत दूर होने की वजह से उनके बीच होने वाली बातचीत नहीं सुन सकी, लेकिन उसे अंदाजा हो गया था कि ये आदमी अच्छे नहीं हैं। वो वहीं पर छुप कर बैठी रही जब तक वो लोग चले नहीं गए। उनके जाने के बाद वो विकास के पास गई और उससे उन लोगों के बारे में पूछने लगी। बाबूजी, ये लोग कौन थे? क्यों मिलने आए थे आपसे? आप गुस्सा क्यों हो रहे थे? रानू एक के बाद एक सवाल पूछती चली गई विकास से। विकास को उस टेंशन में भी हंसी आ गई। वो जानता था कि रानी बहुत ही मासूम और साफ दिल की है, उसे छल कपट नहीं आता है। वो ये बात भी जानता है कि ये सब जानकर वो उसके लिए हमेशा टेंशन में ही रहेगी, इसीलिए विकास उससे कुछ भी नहीं बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। अरे वो लोग मेरे पास नौकरी मांगने आए थे। अब तुम ही बताओ, मैं कैसे इन लोगों को नौकरी दे सकता हूँ? मैं तो खुद ही एक नौकर हूँ सरकार का। और विकास हंस पड़ा। बाबूजी, आप ऐसा कहकर अपने काम का अपमान कर रहे हैं। आप सरकार नहीं, अपने देश के रक्षक हैं। इन जंगलों के पेड़ों के दोस्त हैं। हम जैसे पहाड़ी लोगों के अस्तित्व के रक्षक हैं। रानू बोल उठी। विकास के मुंह से आवाज़ नहीं निकली। नौकर नहीं है आप किसी के भी। आप दिन रात जंगल की रखवाली करते हैं, तब आपको सरकार पैसा देती है। रानू पूरा मान गई और तुनक कर बोली। विकास उस पहाड़ी गांव की इस देहाती लड़की की ओर देखता रह गया।
बहुत कम पढ़ी लिखी होने के बाद भी वो इतनी गंभीरतापूर्वक बात कर रही थी। अचानक उसके दिल ने एक बीट मिस की। लेकिन विकास उन लोगों की बात मान भी नहीं सकता था। वो कुछ न कुछ रास्ता सोच ही रहा था उन लोगों से निपटने के लिए। क्यों? देखिए साहब जी, आप मुझे बताएं या ना बताएं, पर आप उन लोगों से दूर ही रहना। मुझे वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। हाँ, रानू के बच्चों की तरह उससे रूठते हुए बोली। ओके मेरी माँ, अब 100 कोस दूर ही रहूंगा उन सब से। अब खुश? विकास की भलाई उसकी हाँ में हाँ मिलाने में ही थी। अब ठीक है, रानू ताली बजाते हुए बोली। विकास उसका चेहरा देखता रह गया। सच में कितनी प्यारी थी वो, एकदम मासूम बच्चे की तरह। बचपना अभी गया नहीं था। रानू, तुम कितनी प्यारी हो, अचानक विकास के मुंह से निकल गया। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्यारी तो बचपन से ही हूँ। मेरी अम्मा कहती है शादी तो होती रहेगी, पहले आप मेरी बात सुनो। रानू अपनी ही धुन में बोलती जा रही थी। अचानक विकास की बात का मतलब समझी, तब दांतों तले उंगली दबा ली। हाय दैया, बाबूजी, ये कौन सा मजाक है? हमें समझ नहीं आया। क्या कोई नया मजाक कर रहे हैं? रानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। कुछ भी बोल रही थी। नहीं रानो, ये मजाक नहीं है। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज से नहीं, जब से मैं इस जंगल में आया हूँ तब से। विकास ने इमोशनल होकर उसके हाथ थाम कर आखिर कह ही दी अपने दिल की बात। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं साहब जी, लेकिन आप बड़े लोग हैं, हम ठहरे सीधे सारे गांव के लोग। हमारी आपकी जोड़ी कहाँ है, इसीलिए हम चुपके ही आपसे बहुत प्यार करते थे। रारो ने भी भावावेश में आकर अपने मन की बात विकास को बता दी। अच्छा, तो हमारी रानी भी हमसे प्यार करती थी, पर कहने से डरती थी। विकास शरारती हो गया था। हाय राम, ये क्या बात कह दी हमने? अब तो आपको हमें छेड़ने का बहाना मिल जाएगा। जाइए, नहीं है कोई प्यार व्यार आपसे, हमने तो यूं ही मजाक किया था। रानो फिर से अपने पुराने रंग में आ गई, पर उसकी आंखें और उसकी धड़कनें इस बात की गवाही दे रही थी कि वो झूठ बोल रही है। ज़रा मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो तो ये बात कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। विकास मुस्कुराने लगा। हाँ नहीं है, जाइए, मेरा हाथ छोड़िए, कितनी देर हो गई। आज अम्मा पक्का मेरी पिटाई कर देंगी आपके चक्कर में। आज मेरी शामत आने वाली है। रानो अपने दिल की धड़कनों को संभालते हुए बोली। ठीक है जाओ, पर एक बार अपने दिल में झांक जरूर लेना, क्योंकि वो अब खाली नहीं रहा है। वहाँ मैं आ गया हूँ, और अब मेरा भी ख्याल रखना होगा तुम्हें। विकास पीछे से आवाज़ लगाते हुए बोला। सोचेंगे इस बारे में फुर्सत मिली तो। और वो अपने घर की ओर बकरियों को हाँकते और घास को गट्ठर सर पर रखते हुए चल दी। पीछे से विकास की मुस्कुराती हुई निगाहें उसका पीछा कर रही थी। रानू घर आ गई। वहाँ उसने किसी को बैठे हुए देखा। कौन था वो? अम्मा, ये लोग कौन हैं? मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। क्या आपके रिश्तेदार हैं ये? रानू ने अपनी अम्मा से पूछा। लाडो, ये पास के गांव में रहते हैं, बहुत ही बड़े पैसे वाले हैं। बहुत सी गायें भैंसें हैं इनके पास। बहुत बड़ा फलों का बगीचा भी है, बहुत सारे खेत हैं। ये अपने बेटे की शादी तुझसे कराना चाहते हैं। इनके बेटे ने तुझे कहीं जंगल में देखा था, तभी से तू उन्हें पसंद आ गई थी, इसीलिए आज ये रिश्ता लेकर आए हैं। रानू की अम्मा का खुशी का ठिकाना ही नहीं था। रानू यह सुनकर चुप रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभी तो उसे अपनी अम्मा को विकास के बारे में बताना था, और उससे पहले ये नई मुसीबत आ पड़ी। अम्मा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, तू अंदर चल। रानू अपनी अम्मा का हाथ पकड़कर अंदर ले गई। क्या बात है, बता अब। फिर तो कोई कान नहीं करके आई है ना तू? उसकी अम्मा अंदर ही अंदर डर गई थी। नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। रानो जल्दी से बोल, फिर क्या बात है, साफ साफ बोल, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अम्मा बोली। अम्मा, वो बात दरअसल ये है कि विकास बाबू को तो तू जानती है ना, वही जो जंगल के बड़े साहब हैं, बहुत बड़े ऑफिसर हैं वो, पता है तुझे? मेरी बड़ी मदद करते हैं वो। रानो बहुत खुशी खुशी बोली। हाँ हाँ जानती हूँ,
क्या हुआ विकास बाबू को? वो ठीक तो है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना उनको? बड़े भले इंसान हैं वो, मुझसे भी बड़ी इज्जत से बात करते हैं। बता ना क्या बात है? अम्मा एक सांस में बोलती चली गई। अम्मा, मेरी प्यारी भोली अम्मा, वो बिल्कुल ठीक हैं। वो बात यह है कि रानू अपनी बात कहने में हिचकिचा रही थी। अब तू मुंह से कुछ बोलेगी भी कि लगाऊं मैं तुझे दो थप्पड़ खींचकर। अम्मा को गुस्सा आ गया। विकास बाबू मुझसे प्यार करते हैं और वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। रानो एक सांस में जल्दी जल्दी सब बोल गई। क्या कहा तूने? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अम्मा एकटक उसे देखती रह गई। हाँ अम्मा, एकदम सच, रानो ने शर्माते हुए कहा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, इतना अच्छा रिश्ता घर बैठे मिल गया। विकास बाबू जैसे भले इंसान किसी नसीब वाले को ही मिलते हैं। मैं कल ही विकास बाबू को अपने घर बुलाती हूँ। जा, तू बाजार से सामान लेकर आ। मैं कल अपने हाथ से खाना बनाऊंगी उनके लिए। अम्मा खुशी से पागल हो रही थी। अरे अम्मा, पहले उनको तो भगाओ जो बाहर रिश्ता लेकर आए हैं, या मैं इन्हीं के बेटे के साथ शादी कर लूं। रानो ने शरारत से कहा। चुप रह तू, मैं अभी उनको रफा दफा करती हूँ। अब तो मेरे दामाद बनेंगे तो केवल विकास बाबू और कोई नहीं। अम्मा का बस चलता तो वह अभी विकास और रानो के फेरे करवा देती। अम्मा बाहर आ गई और उनसे बोली, माफ़ कीजिए सरकार, लाडो हमारे राजी नहीं हैं आपके बेटे के साथ शादी करने के लिए। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर इस रिश्ते के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मेरा रिश्ता ठुकरा कर तुम लोगों ने सही नहीं किया। बहुत पछताओगे तुम लोग, देख लेना। मुझे अभी जानते नहीं हो तुम लोग। वो जमींदार गुस्से में फुफकारते हुए बोला। वो जमींदार जंगल में अवैध रूप से पेड़ काटता था और जंगली जानवरों का शिकार करता था और उनकी हड्डियां और खाल शहर में ऊंचे दामों पर बेचता था। उसका बेटा अर्धविक्षिप्त था। जमींदार ने रानो को विकास बाबू से बात करते हुए देखा था, तो उसने सोचा कि अगर वो अपने बेटे की शादी रानो से कर देगा तो उसे जंगल में राज करने में मदद मिलेगी और उसके बेटे का घर भी बस जाएगा। पर जैसे उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए वो बहुत गुस्से में था। वो सोच रहा था कि किस तरह रानो और विकास को सबक सिखाए, पर उसे कभी भी मौका नहीं मिलता था। आज भी वो विकास बाबू के पास मिलने गया था कि वो उसके साथ मिलकर काम करे, उसका विरोध ना करे, क्योंकि जब से विकास बाबू ऑफिसर बनकर जंगल में आए थे तब से उसे जंगल में राज करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। विकास बाबू, आप मेरी बात मान ले, आपको भी फायदा होगा, साथ साथ मुझे भी दो पैसे मिल जाएंगे। मिलकर काम करेंगे तो आप और हम दोनों माला माल हो जाएंगे, आदमी बन जाएंगे आदमी। जमींदार बोला, मैं तो आदमी ही बना हुआ हूँ, लेकिन आपका मुझे पता है, ज़रूरत आपको है आदमी बनने की, क्योंकि जंगल में जानवरों के साथ रहते रहते आप खुद ही जानवर बन चुके हैं। जानवर तो फिर भी अच्छे हैं, पर आप तो पैसे के पीछे इतने अंधे हो गए हैं कि बेजुबान जानवरों की चीखें भी आप पर कोई असर नहीं करती हैं। विकास ने उन पर तंज करते हुए कहा। क्या विकास बाबू, अफसरगिरी झाड़ रहे हो हमारे साथ? इतना जान लो विकास बाबू, अगर हमको छेड़ा तो जंगल में ही कब्र बन जाएगी तुम्हारी। घर वालों को भी पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गए। जमींदार तिल मिलाकर बोला, देखा जाएगा, पहले आप अपनी चिंता कीजिए, और अब भी अगर आप नहीं माने तो जेल की हवा खाने के लिए तैयार रहना। अब विकास चेतावनी देते हुए बोला, देख लूँगा तुझे मैं, अब यही तेरी चिता बनाऊंगा। याद रखना तू, इस बात को जमींदार के गुस्से का ठिकाना नहीं था। ये सब बातें हो ही रही थी कि तब तक रानो विकास बाबू के पास आ गई और वह जमींदार को खड़ा देखकर ठिठक गई। ओहो, तो ये सब चल रहा है यहाँ। तभी तो मैं कहूँ कि तेरी अम्मा ने रिश्ते के लिए मना क्यों किया था। तेरी यारी तो इसके साथ चल रही है ना। बढ़िया शिकार फांसा है तूने रानो, खूब पैसा मिलेगा तुझे, राज करेगी तू राज। जब तक विकास बाबू अपने परिवार में नहीं जाएंगे उनका भी दिल बहलता रहेगा तुझसे। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जमींदार रानो को देखकर कुटिलता से बोला, जबान बंद कर तू अपनी, नहीं तो यही जबान काट कर फेंक दूंगा।
विकास का खून खौल उठा। जाते हैं, हमारी बात पर गौर करना, वरना तुमको और तुम्हारी माशूका को जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम, जमींदार दांत पीसते हुए बोला। रानू को बहुत डर लगने लगा था। वो सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। बाबूजी, आप यहाँ से चले जाइए, ये अच्छा आदमी नहीं लगता, कहीं आपको कोई नुकसान ना पहुँचाए, वो विकास से बोली। मेरी रानी मेरे साथ है ना, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता, विकास रानू को सांत्वना देते हुए बोला। रानू विकास से कहती है कि आपको हमारी अम्मा ने बुलाया है, तो विकास उसे छेड़ते हुए कहता है कि क्या शादी की बात करनी है उन्हें, तो रानू शर्मा कर भाग जाती है। वो अपने और विकास के बारे में सोचती हुई रास्ते से जा रही थी कि तभी उसने अपने पीछे किसी की आहट सुनी। पहले तो उसने अपना भ्रम समझा, लेकिन जब आवाज़ पास आने लगी तो उसने पीछे मुड़कर देखा। 4 आदमी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। रानू को कुछ खतरे का आभास हुआ तो उसने अपना घास काटने का हंसिया निकाल लिया। तब तक वो लोग उसके पास आ चुके थे। रानू डरकर भीगने लगी। तब तक पीछे से उसको एक आदमी ने पकड़ लिया और उसे जंगल की तरफ ले जाने लगे। रानी ने एक भरपूर वार उस आदमी पर किया और वो आदमी वहीं गिर पड़ा। रानू एकदम चंडी का अवतार बनी हुई थी। उसने उन तीनों को ललकारा। वो सब वहां से भागने लगे। तभी जिस आदमी को चोट लगी थी उसने पीछे से उसको पकड़ लिया और उसे काबू में कर लिया। रानू उनकी पकड़ से निकलने के लिए छटपटा रही थी। अचानक उसका मुंह खुला और वह जोर से चिल्लाई, बाबूजी! विकास तक उसकी आवाज़ पहुंची तो अनुमान लगाने लगा कि रानू कहाँ हो सकती है। उसने अपनी गाड़ी निकाली और जंगल की ओर चल पड़ा। वो चारों लोग रानी को एक कुएं के पास बने एक झोपड़ी में ले गए और उसके साथ बदतमीजी करने ही वाले थे कि तभी विकास वहां पर आ गया और उसने रानी को उनके चंगों से छुड़ा लिया और उन सब की बहुत धुनाई की। वो सब इतनी बुरी तरह मार खा खा करके अधमरे हो गए थे। विकास रानू को साथ में लेकर उसके घर गया। उसकी अम्मा उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश हुई। आओ आओ बाबू साहब, आज हमारे घर बहुत अच्छी बात है। अच्छा आप बैठो, मैं अभी आई। लाडो, तुम मेरे साथ आना ज़रा, अम्मा जल्दी जल्दी चारपाई बिछा कर बोली। रानू अंदर चली गई। अम्मा उससे बोली, देख लाडो, घर में तो कुछ भी नहीं रखा है, मैं बाजार जाती हूँ, तब तक तो बाबूजी का ध्यान रखना। नहीं अम्मा, तू कहाँ जाएगी इतनी रात को, मैं जाती हूँ और 2 मिनट में वापस आती हूँ। रानू अपनी अम्मा से लाड करते हुए बोली। नहीं लाडो, तू कहाँ जाएगी इस समय रात में, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम बाबूजी को क्या मुंह दिखाएंगे तब, अम्मा उसको समझाते हुए बोली। अरे कुछ नहीं होगा हमें, हम इतने डरपोक नहीं हैं, तुम्हारी बहादुर बेटी हैं हम, अभी गए और अभी आए, रुक 2 मिनट तू, रानू चुटकी बजाते हुए बोली। रानी अम्मा को समझा बुझा कर थैला लेकर सामान लेने चल दी। बाजार थोड़ी दूरी ही पर था। वो जल्दी जल्दी चलने लगी। रानी ने भी अपना सब कुछ विकास को मान लिया था। वो अब उसे अपने पति के रूप में मानने लगी थी। उसके मन में सिर्फ और सिर्फ विकास की ही मूरत थी। वो उसी की सोच में डूबी हुई दुकान की तरफ जा रही थी। तभी उसे ऐसा लगा कि मानो कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो विकास उसके पीछे पीछे आ रहे थे। रानू, अरे विकास बाबू, आप क्यों मेरे पीछे पीछे आ गए, मैं तो आ ही रही थी बस। विकास, रानू, इतनी रात को तेरा अकेले जाना ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे तेरे साथ आना पड़ा। अगर मैं बताकर आता तो क्या तू मुझे आने देती? नहीं ना, इसीलिए मैं चुपके चुपके तेरे पीछे पीछे चलाया। रानू, आप भी ना मेरी इतनी चिंता क्यों करते हैं, मैं तो इसी गांव की हूँ, मुझे कौन हाथ लगा सकता है, उसका हाथ नहीं तोड़ दूंगी मैं। रानू पहाड़ों की अल्लड़ लड़की ज़रूर है, लेकिन पहाड़ की तरह ही मजबूत कलेजा है उसका। विकास, हाँ हाँ, वो तो मैं जानता हूँ कि मेरी रानी बहुत बहादुर है, पर मेरा दिल नहीं माना, और सच कहूँ तो मुझे तेरे बगैर वहाँ अकेले अच्छा भी नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं आ गया। मैं तेरी तरह बहादुर नहीं हूँ ना, इसलिए। रानू, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना बाबू। विकास मुस्कुराते हुए, नहीं मेरी रानी, मेरी ऐसी मजाल कहाँ, मैं तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ, तो सचमुच बहुत बहादुर है। अब कहे तो स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे दूँ। रानू,
आप कितने अच्छे हो बाबू, बिल्कुल फिल्म में हीरो की तरह। जैसे अक्षय कुमार अपनी महबूबा को बचाने के लिए आता है, वैसे ही आप लगते हो। विकास जोर जोर से हंसते हुए। अरे बाप रे, तूने तो मुझे हीरो ही बना दिया। चल, भले ही मैं फिल्मी हीरो ना सही, पर तेरे दिल का तो हीरो हूं ना। विकास और रानू ऐसे ही बातें करते हुए दुकान पहुंच जाते हैं और दुकान के सामान लेकर वो लोग वापस लौटकर घर आ जाते हैं। रानू की अम्मा विकास बाबू के लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाती हैं। विकास को खाना इतना स्वादिष्ट लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है। रात बहुत हो जाती है तो रानू की अम्मा विकास को जाने नहीं देती और उसे वहीं सोने के लिए कहती हैं। विकास की चारपाई एक कमरे में बिछा दी जाती है। रानू और अम्मा दूसरे कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं। इधर विकास को नींद नहीं आती, वो करवटें बदलता रहता है। उसे रानू की बहुत याद आने लगती है। उसका मन कहता है कि वो रानू से आज सारी रात बातें करता रहे। विकास को प्यास लगती है तो वो पानी ढूंढने लगता है, पर शायद रानू पानी रखना भूल गई। वो खुद ही पानी लेने उठा। रानू की आंखों में भी नींद का नामो निशान नहीं था। वो खटपट की आवाज़ सुनकर उठकर बैठ गई। उसने अम्मा की तरफ देखा तो वो गहरी नींद में सो रही थी। उसे ऐसा लगा मानो कोई जानवर तो बकरियों के बाड़े की ओर तो नहीं जा रहा है। वो धीरे धीरे दबे पांव कमरे से बाहर आई और बकरियों के बाड़े की तरफ जाने लगी। तभी उसके मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया। विकास। रानी, तू डर मत, कोई नहीं है, मैं ही हूँ। रानू उसे देखकर शर्मा जाती है और अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। विकास उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है। विकास। रानू, तुझे भी नींद नहीं आ रही है और मुझे भी नहीं। चल, हम लोग कुछ देर बैठते हैं, आ मेरे कमरे में चल। इतना कहकर वो उसका हाथ अपने हाथ में ले लेता है। रानू को एक झिझक महसूस होती है, लेकिन वो विकास को अपना सब कुछ मान चुकी है, इसीलिए उसके साथ उसके कमरे में चली जाती है। विकास। रानी, तू मुझे कितना प्यार करती है। रानू। बाबू, मैं यह तो नहीं बता सकती, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। विकास। अब तो हमारी शादी होने वाली है, तू मेरी दुल्हन बनने वाली है। क्या तू आज की रात मेरे साथ नहीं रुक सकती? क्या तुझे मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? रानू। बाबू, मुझे आप पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। मैं आपकी तन मन से हो चुकी हूँ। विकास उसके बात सुनकर उसे गले से लगा लेता है और उससे कहता है कि मैं तुझ पर तभी अपना हक जताऊंगा जब तेरी मांग सिंदूर से भर दूंगा। वो लोग बात कर रहे होते हैं, तभी कई आदमियों के एक साथ चलने की आवाज़ सुनाई देती है। रानू और विकास बाहर निकल आते हैं। तभी उन दोनों के ऊपर एक कंबल फेंक कर कुछ लोग उन्हें अपने कब्जे में ले लेते हैं। वो कंबल के अंदर छटपटा रहे होते हैं। कंबल में बेहोशी की दवा मिली हुई थी। वो लोग बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो रानू ने अपने आप को अस्त व्यस्त पाया। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर जगह जगह पर खरोंच के निशान थे। गालों में नीले और सुर्ख जख्म बने हुए थे। ये सब कुछ उसके साथ हुई बर्बरता की गवाही दे रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से उठकर बैठ पाई। उसने अपनी चिंता नहीं की। इस बुरी हालत में भी उसे विकास की ही चिंता हो रही थी। वो उसी हालत में विकास की खोज में निकल पड़ी। उस बियाबान जंगल में विकास बाबू को आवाज़ लगाती हुई इधर से उधर भटक रही थी। उसे इस समय तो ना जंगली जानवरों का डर था और ना ही इंसानी जानवरों का। ना ही उसे अपना होश था, ना ही अपने कपड़ों का। वो बदहवास हालत में सिर्फ विकास बाबू की रट लगा रही थी। वो नंगे पांव कंटीली झाड़ियों में घुस घुस कर पागलों की तरह विकास को ढूंढ रही थी। हर टीले, हर गुफा के पास जाकर उसे आवाज़ दे रही थी। पानी के हर सोते के पास उसे पुकार रही थी। चलते चलते उसके हाथों में अनगिनत कांटे चुभ गए थे, पैरों में छाले पड़ गए थे। जबान प्यास के मारे तालू से चिपकने लगी। सूरज सिर पर चढ़ आया था, लेकिन वो अपनी ही धुन में विकास विकास चिल्लाए जा रही थी। अचानक उसे एक कुआं दिखा। उसने सोचा वो थोड़ा सा पानी पी ले। वो पास गई। वहाँ पर उसने जो देखा वो दृश्य देखकर वो जोर से चिल्ला पड़ी। वहाँ विकास के खून से लथपथ कपड़े पड़े हुए थे।
उसका जूता, घड़ी, वॉलेट, कोट सब कुछ तो रखा हुआ था वहीं। अब वो कैसे छुटलाती इस बात को कि उसका विकास अब इस दुनिया में नहीं रहा। ज़रूर उन लोगों ने उसे मार कर फेंक दिया है। उसने कुएं में झांक कर देखा, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो विकास के कपड़ों को सीने से लगाकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उसका रोना देखकर जंगल की रूह भी कांप गई, मानो पेड़ों के पत्ते भी उसका साथ साथ रोने लगे। जाने कितने देर तक वो रोती रही, उसे खुद भी नहीं पता था, और इसी प्रकार रोते रोते वो बेसुध हो गई। उसके गांव का एक आदमी उधर से गुजर रहा था। उसने जब रानी को इस हालत में देखा तो वो उसे उठाकर गांव ले आया। उसकी अम्मा ने जब उसकी ये हालत देखी तो छाती पीट पीट कर रोने लगी। सब लोगों ने उन्हें समझाया, रानू को संभालने के लिए कहा। तब वो थोड़ा शांत हुई। रानू को ले जाकर कमरे में लिटा दिया। 15 दिनों तक रानी को होश नहीं रहा। थोड़ी देर के लिए वो होश में आती भी तो उसके मुंह से सिर्फ यही निकलता, मत मारो उन्हें, मेरे बाबू को छोड़ दो। क्यों मार डाला उन्हें, मेरी जान ले लेते। विकास बाबू, विकास बाबू, अपनी रानू को छोड़कर मत जाओ। देखो मैं आपकी दुल्हन बनने वाली हूँ ना, मेरे दूल्हे बनोगे ना तुम। बारात आएगी, बाजे बजेंगे, मैं लाल जोड़ा पहनूंगी। फिर रानू अपनी सुध-बुध खो देती। कभी वो रात में उठकर जंगल की ओर निकल पड़ती, उसकी अम्मा उसे ना पाकर ढूंढने निकल जाती। तो कभी वो तालाब किनारे बैठी मिलती, तो कभी किसी पेड़ के नीचे। समय बड़े से बड़ा घाव भी भर देता है। रानू भी अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस आने लगी। अपनी अम्मा के लिए पहले की तरह हंसने बोलने लगी, काम करने लगी। पर उसकी अम्मा जानती थी कि उसकी ये हंसी झूठी है, अंदर से वो बिल्कुल अकेली हो गई है। उन्होंने एक दिन रानू को अपने पास बुलाया और उसे प्यार से सहलाते हुए बोली, रानू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लाडो, तू मेरी रानी बेटी है ना, मेरी बात मानेगी ना? रानू, बोल अम्मा, क्या बात है? मैंने तेरी कभी कोई बात आज तक टाली है क्या? अम्मा, लाडो, मैं चाहती हूँ कि तू अब शादी कर ले। मैं तो बूढ़ी हो गई, कब तक चलूँगी कुछ नहीं पता। मेरे ना रहने पर तू अकेली कैसे रहेगी? ये ज़माना बहुत ख़राब है, तुझे चैन से जीने नहीं देगा। मेरी बात मान ले लाडो, तू शादी कर ले। कब तक विकास बाबू की याद में बैठी रहेगी? जाने वाला तो चला गया, पर तेरे सामने तो लंबी जिंदगी पड़ी है। रानू रोते हुए, अम्मा, मैंने विकास बाबू के नाम अपनी ज़िंदगी लिख दी है। मैं उनको ही अपना पति मान चुकी हूँ। अब किसी और के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। और दूसरी बात, मेरे साथ जो कुछ हुआ है उसे जानकर कोई भी मुझे अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देगा। जब मैं अपनी इस हालत के बारे में सोचती हूँ, मेरे दिमाग की नसें फटने लगती हैं। अम्मा, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। इतना कहते कहते वो उठकर अपने कमरे में भाग गई और देर तक रोते रोते अपना तकिया भिगोने लगी। उसे याद आ गई वो रात जब वो और विकास साथ साथ बात कर रहे थे, चांदनी रात में तारों को निहार रहे थे। वो कितनी मनहूस रात थी ना। विकास बाबू ना यहाँ रुकते, ना ही उनके साथ ऐसा हादसा होता। काश वो उनसे प्यार ही ना करती, वो आज जिंदा तो होते। ऐसी ही उल्टी सीधी बातें सोचते हुए उसकी कब आँख लग गई उसे पता भी नहीं लगा। वो खिलखिलाकर हंस रही थी, विकास के पीछे पीछे भाग रही थी। विकास उसके साथ लुका छिपी खेल रहा था। रानो, मुझे पकड़ो, देखो मैं यहाँ हूँ, देखो इस पेड़ के पास, अरे देखो इस झाड़ी के पीछे। अच्छा, आप देखो अपने पीछे, ये देखो मैंने तुम्हें छू लिया, ये लो, अब बताओ मैं कहाँ हूँ, ढूंढो मुझे। शाबाश मेरी रानी, मैं तो तुम्हारे एकदम पास हूँ। बाबू तुम कहाँ हो? देखो मुझे परेशान मत करो, आ जाओ अब, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। कट्टी कट्टी कट्टी। रानू उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ती है। मैं अभी जा रहा हूँ, अब कभी नहीं मिलूँगा तुम्हें, कभी भी नहीं, कभी नहीं। विकास धीरे धीरे उससे दूर हो जाता है। विकास बाबू! रानू जोर से चिल्लाकर बिस्तर पर उठ बैठी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, सांसें तेज तेज चल रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर अम्मा दौड़ती हुई उसके कमरे में आई। अम्मा, मैंने फिर वही सपना देखा। मैं क्यों देखती हूँ ये सपना बार बार? विकास बाबू मुझे क्यों इस तरह दिखाई देते हैं? बस दूर जाने की बात करते हैं। ऐसा लगता है वो मेरे साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। अम्मा, क्यों हो रहा है ऐसा? रानू अम्मा से चिपक कर कहने लगी। अम्मा उसकी बात का क्या जवाब देती?
उन्होंने उसको अपने सीने से लगा लिया और धीरे धीरे थपकी देकर उसे सुला दिया।